नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रिलियंट एकेडमी में। दोस्तों, टॉपिक मेरा चल रहा था एमपीजीके का, और आज हम एमपीजीके की अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में। तो चलते हैं भौगोलिक विस्तार की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश भारत के सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड यानी कि गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। यह गोंडवाना लैंड के दक्षिणी पठार के उत्तरी भाग का एक हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड और दक्षिणी पठार क्या है, ये मैं आपको इतिहास में एक अलग वीडियो में विस्तृत वर्णन में आपको बताऊंगा। आगे चलिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं आपसे, तो यह पूर्ण रूप से एक भू आवेष्टित भूभाग है, यानी कि इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं छूती है, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा जो है वह 5 पड़ोसी राज्यों से घिरी हुई है, यानी कि इसके 5 पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों, उन पड़ोसी राज्यों की हम चर्चा करते हैं यहाँ पर मैप में। एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात वो है दोस्तों, जब भी आप मध्य प्रदेश का अध्ययन करें, यानी कि उसके पर्वतों का, नदियों का या भूभाग का, मैप आपको हमेशा साथ में रखना है। बिना मैप के पढ़ाई ना करें। सर्वाधिक अच्छा जो तरीका है वह मैप से ही होता है, इसलिए मैं स्वयं मैप से आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से घिरी हुई है। जैसे मैंने बताया 5 राज्य हैं। चलिए चलते हैं। पहले बात करूंगा मैं आपसे पूर्व में, यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व में जो आपका राज्य स्थित है वह है छत्तीसगढ़। चलिए, पूर्व के बाद पश्चिम में जाते हैं आप, तो पश्चिम में आपको मिलते हैं गुजरात एवं राजस्थान। ये 2 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से छूती है पश्चिम में। उत्तर में अगर हम जाते हैं तो उत्तर में आपको अवस्थित मिलता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। और दक्षिण में आप चलते हैं तो दक्षिण में आपको महाराष्ट्र की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। ये तो बात हुई 5 पड़ोसी राज्यों की, जिसमें से सर्वाधिक सीमा जो है वह मध्य प्रदेश अपनी राजस्थान के साथ शेयर करता है, और सबसे कम सीमा जो है वह अपनी गुजरात राज्य के साथ दोस्तों शेयर करता है। अब बात हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। उस महत्वपूर्ण फैक्ट में आगे चलते हैं। अब आप देखिए, तो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा जो है वह आपकी ताप्ती नदी द्वारा निर्धारित होती है, तथा उत्तरी सीमा की अगर मैं बात करूं तो ये सीमा आपकी चंबल नदी के द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अब हम चर्चा कर लेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अवस्थिति की मैं बात करूंगा आपसे कि मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार से स्थित है। तो देख पाएंगे आप, पूर्व से पश्चिम तक की अगर मैं बात करूं, यानी कि ये वाला हिस्सा, पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई की मैं बात करूं तो आपसे यह है 870 किलोमीटर मध्य प्रदेश की लंबाई। और उत्तर से दक्षिण तक की मैं बात करूं, यानी कि चौड़ाई की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो यह फैला हुआ है 605 किलोमीटर। ये दोनों ही चीज़ें याद करनी है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम 870 तथा उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे चलिए, क्षेत्रफल की मैं बात करूं आपसे, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तथा भारत के लगभग 9.3% हिस्से पर यह अपना अधिकार जमाता है, यानी कि लगभग 9.3% पर यह फैला हुआ है भारत के क्षेत्रफल का। आगे चलते हैं, बात करेंगे मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार की। भौगोलिक विस्तार यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर रेखाओं पर हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। आगे देखिए, चर्चा करते हैं। तो भौगोलिक विस्तार में देखेंगे आप 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना बोला मैंने, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और बात करेंगे कर्क रेखा की। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब थोड़ा सा मैप पे ध्यान देंगे दोस्तों। कर्क रेखा की मैं बात करूंगा आपसे, तो लगभग ये जो हिस्सा है आपका, ये यहां से आपका, यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर वाले हिस्से से यहां से आपका कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, वो भी 14 राज्यों से। इन 14 राज्यों के लिए, 14 जिलों के लिए मैं अलग से एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, और उसमें ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको 14 जिले याद करने हैं। बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए बात करेंगे अब हम इसके पूर्णतः भौगोलिक विस्तार की, कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार को पढ़ने की दृष्टि से हम देखेंगे कि भौगोलिक विस्तार में किस प्रकार से विभाजन किया गया है मध्य प्रदेश के क्षेत्र का। तो देख पाएंगे आप, मध्य प्रदेश को 3 वृहद भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने प्रदेशों में दोस्तों? पहले इसको मुख्यतः 3 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है आपका मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार, और तीसरा है आपका
सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। अब जैसा कि आप दोस्तों बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये तो 3 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अंततः आखिरी में इसके 7 पार्ट में इसको विभाजित किया गया है और उन्हीं 7 भागों का हम अध्ययन करते हैं और कई रेफरेंस बुक्स में भी आपको ये भाग देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए, हुआ क्या है, मध्य उच्च प्रदेश का इन्होंने 5 भागों में फिर से विभाजन कर दिया है और इस प्रकार से मध्य उच्च प्रदेश के 5 भाग और 5 भाग ये पूर्वी पठार, 6वां हो गया और 7वां आपका हो जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इस प्रकार से आपके 7 भाग हो जाते हैं। तो अब मध्य उच्च प्रदेश के 7 भाग कौन कौन से 5 भाग हैं उनका अध्ययन करते हैं हम। पहला है आपका मध्य भारत का पठार, दूसरा आता है आपका बुंदेलखंड का पठार, तीसरा आप देख पा रहे हैं मालवा का पठार, चौथा है आपका रीवा पन्ना का पठार और 5वां है आपका नर्मदा सोन घाटी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मैप की तरफ और अब हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश के 5 पठारों का कि आखिर मध्य प्रदेश के मैप में ये पठार कहाँ कहाँ पर किस स्वरूप में अवस्थित हैं। तो पहले चर्चा करूंगा मैं 5 भाग मध्य उच्च प्रदेश की। चलिए, उत्तर की ओर अगर आप जाते हैं मैप में आप देखेंगे दोस्तों, तो मध्य उच्च प्रदेश में सबसे पहला भाग हमारा पड़ता है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार जो है यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 10.68% पर अपना इसका हिस्सा है दोस्तों। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका कुछ हिस्सा जो है, जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं, इसका अवस्थिति आप देख पा रहे दोस्तों। ये जो हिस्सा है ये ऐसा कटाव है इसका, यानी कि इतने एरिया पर आपका मध्य भारत का पठार फैला हुआ है और कुछ पार्ट इसका राजस्थान में भी सम्मिलित है। ठीक, इसके हम जिले की बात करें तो जिले कौन कौन से लगभग सम्मिलित हो जाते हैं, सभी तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ मैं बता देता हूं आपको। ग्वालियर है, भिंड है, मुरैना है, श्योपुर है, कुछ हिस्सा यहाँ पर ग्वालियर और शिवपुरी का भी यहाँ पर अंदर आ जाता है। यानी कि ग्वालियर आपका इस भाग में भी है और इस भाग में, यानी कि आपका बुंदेलखंड के पठार में भी ग्वालियर इंक्लूड हो जाता है। ये तो हुई मध्य भारत के पठार की। सेकंड चलते हैं, अब हम बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे। बुंदेलखंड का पठार का विस्तार अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो ये आपको दिख रहा है मैप पे, ये जो विस्तार है आपका, ये बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ से लेकर ये जो हिस्सा देख पा रहे हैं आप, ये यानी कि बुंदेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा यूपी में भी आप देख पा रहे हैं, उत्तर में यूपी है तो यूपी में भी इसका हिस्सा चला गया है। ये हिस्सा मध्य प्रदेश के लगभग 7.7% पर फैला हुआ है। कितना? 7.7% पर। जिले कौन कौन से शामिल होते हैं वो देखिए, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, भिंड, यानी कि ये कुछ जिले हैं जो आपके बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम तीसरे पठार की ओर। जो तीसरा पठार है हमारा वह है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार का मैं विस्तृत अगर आपको बताऊं तो लगभग आप देख पा रहे हैं ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है आपका मैप में, ये आपका रीवा पन्ना का पठार है। ठीक है, ये रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के हिस्से का लगभग जो है 10.37% अपना एरिया कवर करके रखता है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और अन्य जिले भी इसमें शामिल हैं। चलिए, ये आपके 3 पठार हो गया, एक आपका, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा रीवा पन्ना। चौथा चलते हैं हम मालवा के पठार की ओर। मालवा का पठार बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एरिया इंपॉर्टेंट कवर करके रखता है दोस्तों। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखेंगे मालवा के पठार की, तो मालवा के पठार से आपका गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है और कई बार केवल मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि आपके एसएससी वगैरह और आपके रेलवे वगैरह में भी यहाँ से पूछा जाता है कि मालवा का पठार या मालवा का गेहूं किस क्षेत्र में कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो आपका यहीं पर सीहोर इलाका आ जाता है। तो सीहोर से आप जानते हैं गेहूं के लिए बहुत विख्यात है, तो इसको ध्यान रखना है। इसलिए गेहूं के लिए प्रसिद्ध एरिया कौन सा है आपका? मालवा का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए, तो मालवा का पठार लगभग 28% का आपका एरिया कवर करके रखता है मध्य प्रदेश के हिस्से का। और इसके अंतर्गत जो कुछ जिले आते हैं वो मैं बता देता हूँ। इंदौर, भोपाल, धार, गुना, विदिशा, रायसेन, रायगढ़ और भी अन्य जिले हैं जो कि इसमें शामिल हो जाते हैं दोस्तों। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले अपने पठार की ओर। वह है हमारा नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। यानी कि मालवा के पठार के आप जैसे ही दक्षिण में आते हैं, नर्मदा सोन घाटी का आपको क्षेत्र मिल जाता है। नर्मदा सोन घाटी से आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। सबसे निचला हिस्सा जो माना जाता है वह है आपका नर्मदा सोन घाटी। और सबसे उच्चतम बिंदु की हम बात करें तो वह है आपकी मध्य प्रदेश में धूपगढ़। ठीक है, जो कि पचमढ़ी में अवस्थित है, महादेव की पहाड़ी पर। धूपगढ़ पहाड़ी जो है वो
मध्य प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है। और सबसे निचलतम बिंदु की अगर बात करें, सबसे न्यूनतम बिंदु की, तो नर्मदा सोन घाटी, यानी कि नर्मदा का प्रवाह जहां से हो रहा है वो वाला क्षेत्र आपका नर्मदा सोन घाटी। चलिए, नर्मदा सोन घाटी यह लगभग 26% एरिया पर अपना हिस्सा फैलाए हुए है, अपना कब्जा किए हुए है। कितने? 26% पर मध्य प्रदेश के। चलिए, इसके अंतर्गत जिलों की चर्चा कर लेते हैं। वह है आपके मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर और भी अन्य इलाके। यानी कि जिन क्षेत्रों में नर्मदा नदी का प्रवाह हो रहा है वह आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत एरिया आ जाएंगे। तो ये तो हमने देखा दोस्तों यहाँ पर आपके कि किस प्रकार से 5 भौगोलिक प्रदेश की चर्चा करी हमारे किसके? मध्य उत्तर प्रदेश की। पहला हमने देखा मध्य भारत का पठार, दूसरा देखा हमने बुंदेलखंड का पठार, तीसरा हमने देखा रीवा पन्ना का पठार, चौथा देखा हमने मालवा का पठार और पांचवा देखा हमने नर्मदा सोन घाटी। यानी कि ये जो पूरा हिस्सा है, ये 5 हिस्से, ये 5 हिस्से ही मिलकर आपका किसका निर्माण करते हैं फ्रेंड्स? मध्य उच्च प्रदेश का निर्माण करते हैं। चलिए, चलते हैं अब हमारे सेकंड भौगोलिक विस्तार की ओर, जो है आपका पूर्वी पठार, या जिसको हम बघेलखंड का पठार भी कहते हैं। बघेलखंड का पठार आप जैसे देख पा रहे हैं, रीवा पन्ना के आप नीचे देखेंगे, यानी कि रीवा पन्ना के दक्षिण की ओर अगर आप चलते हैं तो आपको बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार का हिस्सा मिल जाता है। यह जो हिस्सा है ये लगभग 7% एरिया पर फैला हुआ है। कितना? 7% एरिया मध्य प्रदेश के एरिया का कवर किया हुआ है इसके अंतर्गत। अच्छा, एक और बात दोस्तों, बघेलखंड का पठार और रीवा पन्ने के पठार का कुछ हिस्सा जो है वह छत्तीसगढ़ में भी शामिल हो गया है। ठीक है भाई, क्योंकि विभाजन के बाद जरूरी नहीं है कि पूरा हिस्सा मध्य प्रदेश ही रखेगा। भाई ये तो जंगल है, भौगोलिक प्रदेश है, पढ़ने की दृष्टि से इसका विभाजन हुआ है, तो कुछ हिस्सा इसका कहां पर है? छत्तीसगढ़ में भी अभी अवस्थित है। चलिए, बघेलखंड के अंतर्गत जो जिले आते हैं वह हैं हमारे सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर। ये कुछ जिले हैं जो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। चलिए, बढ़ते हैं हम हमारे अंतिम और लास्ट आपका भौगोलिक प्रदेश, जो है आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी आप देख पा रहे हैं, लगभग नीचे आपका दिया है नर्मदा सोन घाटी के नीचे। जब आप आते हैं, यानी कि नर्मदा सोन घाटी के दक्षिण की ओर जब आप बढ़ते हैं तो मिलता है आपको क्या? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और ये मध्य प्रदेश के एरिया का लगभग 11% हिस्सा कवर करता है। कितना? 11% हिस्से में आपके सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वह हैं आपके सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर। ये कुछ जिले हैं, अन्य और भी जिले हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन पढ़ने के हिसाब से आपको, ताकि समझ में आ जाए एरिया कि कुछ एरिया में सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो आपको महाराष्ट्र की बॉर्डर मिल जाती है दोस्तों। इसका अर्थ ये हुआ, यानी कि आपका सतपुड़ा मैकाल श्रेणी का कुछ हिस्सा जो है वह आपको महाराष्ट्र में भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने देखा मध्य प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में इसकी वृहद चर्चा करेंगे एक एक पार्ट में कि किस प्रकार से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत। तो तब तक के लिए गुड बाय।